Students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives. हेलो बच्चों, सभी अच्छे होंगे। अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर का ये फोर्थ वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको अर्थशास्त्र के परिचय से अवगत कराया, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर बताया, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के पार्ट्स बताए। दूसरे वीडियो में मैंने आपको अर्थशास्त्र के जो पार्ट है यानी समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र उनके बीच अंतर और उनके अंतरों को एक आधार पर विश्लेषण किया। और तीसरे वीडियो में मैंने आपको सकारात्मक और आदर्शात्मक नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में बताया। अब मैं जो आपके सामने आज का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, इस वीडियो में आपसे जो चर्चा की जाएगी वो अर्थ जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के तीन पार्ट्स, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा विस्तृत रूप से होगी। मैं आपके साथ आपकी बुक शेयर कर रहा हूं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग आपकी बुक को आधार माने तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी आपके लिए कोई बुक निर्धारित नहीं की है, लेकिन जैसा कि पिछले गत वर्ष के आधार पर हमें पता है कि एनसीईआरटी का सिलेबस एप्लीकेबल होना है, लागू होना है, तो उसी के आधार पर हम लोग ये बुक को आधार मानकर आपको पढ़ा रहे हैं। तो इस बुक में आज के टॉपिक के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो इन्होंने बताया है कि जो आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन है उसमें इन्होंने केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी जो हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं उसको इन्होंने केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि ये बोलता है कि केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान का मतलब यहां पर आवंटन से है, जिसको जितनी जरूरत है उतना ही उसे उपलब्ध करवाया जाएगा, वो विनिधान है का अंतिम संयोग प्राप्त करने के प्रयास करती है। ये किसकी बात कर रहा है? केंद्रीय सत्ता, केंद्रीय सरकार के बारे में। ये सारी जो चीजों की जो बात की जा रही है वो आपका जो केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था है उसमें यानी आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाती है। फिर बाजार अर्थव्यवस्था जिसे अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें लगभग सब कुछ जो सारी शक्तियां हैं वो बाजार में पूंजीपतियों के हाथ में होती है, उसके बारे में चर्चा होगी। और इन्हीं को मैंने बहुत सी और पुस्तकों के माध्यम से अपने नोट्स में उकेरने का प्रयास किया है जो मैंने आपको दी है, और उनको उसके माध्यम से एक सरल और साधारण भाषा में आपके समक्ष उपस्थित किया है, आपके समझ में आएगा। और ये जो नोट्स जो मैंने आपको उपलब्ध करवाए ये यही नहीं केवल 12वीं कक्षा तक ही आपके फायदे की चीज नहीं है, उसके बाद भी चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, चाहे बैंकिंग की तैयारी करें या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप उपस्थित हों, तो ये नोट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो मैं जो आपसे समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा था, जिसको आपकी बुक में यहां पर केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के नाम से जाना गया है, उसे मुख्यतया बोलचाल की भाषा में समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से ही अवगत कराया जाता है।
जब समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करने से पूर्व हमें यह ज्ञात होना जरूरी हो जाता है कि अर्थव्यवस्था दी किसकी विचारधारा किसने प्रतिपादित की। तो बच्चों मैं आपको क्लियर करूं कि इस समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो विचारधारा है वो 1948 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा प्रतिपादित की गई। दो अर्थशास्त्री हुए, कार्ल मार्क्स और दूसरे फ्रेडरिक एंजल्स। इनके द्वारा यह अर्थव्यवस्था की जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा है वो प्रतिपादित की गई। अब जैसा कि मैंने आपको साधारण रूप से समझाया था उसी आधार पर मैं आपको समझाऊं तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उस समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भौतिक संसाधन होते हैं किसके लिए, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के भौतिक संसाधन जो होते हैं यानी जैसे कारखाना है, पूंजी है, सब कुछ जो सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज के स्वामित्वाधीन होते हैं। आज जो भी चीजें हैं जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, सरकारी पार्क है, कोई भी सरकारी संस्था है, उसको क्या बोला जाता है, ये पब्लिक का है। क्यों? क्योंकि सरकार जो होती है वो किसी भी, सरकार का मतलब होता है संपूर्ण समाज के द्वारा, वो किसका है, संपूर्ण समाज का है। तो ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें भौतिक संसाधन अर्थात कारखाने, पूंजी, ये सब सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज के स्वामित्वाधीन होती है। यानी इसके ऊपर जो स्वामित्व होता है वो सरकार का होता है, लेकिन सरकार किसकी है, संपूर्ण समाज की है। इसलिए ये सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज के स्वामित्वाधीन। अगला बिंदु लेके चलता हूं कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण अर्थव्यवस्था या एक केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपकी बुक में दिखाया था, आपकी बुक में बोला गया केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, उसी के अनुसार मैंने यहां पर बताया है कि इसको आप नियंत्रण अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा नियंत्रण एक सरकार के हाथ में होता है। इसे आप नियंत्रण अर्थव्यवस्था भी कह सकते हो और या इसको आप केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हो। अब उसके बाद यहां साहब उत्पादन किसके आधार पर होता है, तो सब उत्पादन जो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में माल के उत्पादन और वितरण को संपूर्ण समाज के अधिकतम कल्याण के उद्देश्य को लेकर चलाया जाता है। अब आपको उदाहरण के रूप में समझाया जाए तो जैसे नरेगा की योजना है, महानरेगा, तो उस महानरेगा की योजना के अंदर प्रयास क्या है, प्रयास ये है कि लोगों के पास आय पहुंचे और लोगों के पास जब आय पहुंचेगी तो अपने आप वो आय व्यय होगी और व्यय होगा तो उत्पादन होगा। इस प्रकार से कार्य आगे चलता जाएगा, यही उद्देश्य है। तो यहां पर जो सामाजिक वादी अर्थव्यवस्था है उसमें जो उत्पादन और वितरण है उसको संपूर्ण समाज के अधिकतम कल्याण के उद्देश्य को लेकर चलाया जाता है। तो ये बात मैंने आपको रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 1948 में दिया। दूसरा, इसमें जो कारखाने हैं, पूंजी है, ये सरकार द्वारा अभिव्यक्त होती है और संपूर्ण समाज के स्वामित्वाधीन होती है। और इसके बाद एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं और एक केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और इस अर्थव्यवस्था में माल का उत्पादन, वितरण संपूर्ण समाज के अधिकतम कल्याण का उद्देश्य लेकर चलाया जाता है। अब ये सारी बातें होने के बाद में इसकी विशेषता क्या है साहब, एक तो इसमें सामूहिक स्वामित्व है। सरकार ये थोड़ी कह देगी ये चीज मेरी है, क्योंकि संपूर्ण समाज की है, तो इसमें जो स्वामित्व है वो क्या है, सामूहिक स्वामित्व है। दूसरा, केंद्रीय नियोजन अधिसत्ता, जो केंद्र सरकार जो चाहे वो उसी के आधार पर उसका नियोजन या प्रायोजन कर सकती है, तो केंद्रीय नियोजन अधिसत्ता है। उपभोक्ता के चयन की अनुपस्थिति है,
इसमें सबसे बड़ी बात है उपभोक्ता के चयन की अनुपस्थिति है। क्यों? क्योंकि सरकार जिस प्रकार से सबके उपयोग के आधार पर उत्पादन करेगी, सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्य करेगी, परंतु अगर कोई एक व्यक्ति ये कह दे या कुछ कह दे कि मुझे इसी तरह के चयन की आवश्यकता है, तो वो इसमें अब्सेंट रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। सापेक्षिक तौर पे समान आय का वितरण। सापेक्षिक तौर पर क्या किया जाएगा? प्रयास यही है कि लोगों में आय जो हो वो समान हो। ऐसा ना हो किसी व्यक्ति की आय बहुत अधिक हो और किसी व्यक्ति की आय बहुत कम हो जाए। सभी की आय को सापेक्षिक रूप से समान बनाए रखना इसका एक प्रयास है। मूल्य तंत्र व्यवस्था और बाजार की शक्तियों की न्यूनतम भूमिका। यह प्रयास समाजवादी अर्थव्यवस्था में, या अपन इसको केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहें, तो इसमें यह किया जाता है कि मूल्य तंत्र की व्यवस्था की जाए। कुछ ऐसा मूल्य, जैसे मान लो सरकार 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल अगर बांट रही है, तो इसका मतलब उसका क्या है कि जो लोग नहीं खरीद पाते उनको इस मूल्य पर दिया जाए, ताकि उनके आत्मसम्मान को भी ठेस ना पहुंचे और उनके घरों में चूल्हे भी जलते रहें। ये ऐसा प्रयास किया जाता है। तो मूल्य तंत्र व्यवस्था और बाजार की शक्तियों की न्यूनतम भूमिका, ये प्रयास किया जाता है। और इस अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी जो एक और बात है वो है प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति, क्योंकि सरकार खुद का ही प्रयोजन है, खुद का ही उसका इंटरप्रेन्योर है, सब कुछ उसका खुद का ही है, तो प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति नहीं हो सकती। जैसा कि मैं आपसे बात करूं तो रेलवे डिपार्टमेंट की बात करता हूं, रेलवे विभाग की बात करता हूं, तो रेलवे विभाग भारत का एक ऐसा विभाग है जो मोनोपोली है, यानी एक प्रकार से एकाधिकार है, और दूसरा संपूर्ण रूप से वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में चल रहा है, तो उसमें प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति है। बाकी किसी में भी देख लो तो प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है। इसके अगर मैं उदाहरण की बात करूं कि कौन सा देश ऐसा है जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है, तो वो है सोवियत रूस। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण है वो सबसे बड़ा उदाहरण सोवियत रूस है, और उसके बाद उत्तरी कोरिया, चीन और क्यूबा। हालांकि इन कंट्रियों में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, लेकिन कुछ तरीकों से, कुछ हिस्सों में इन्होंने अपना रुख पूंजीवादपतियों की ओर भी कर दिया है। लेकिन यूएसएसआर, सोवियत रूस में इसका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। बाकी उत्तरी कोरिया, चीन और क्यूबा में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला है, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें ऐसा नहीं। अब मैं आपसे बात करूंगा पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की और उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो उसके पहले अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे चलते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब अपन आते हैं तो देखिए, अपन देखें कि वर्चस्वकारी आर्थिक तंत्र, देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वर्चस्वकारी आर्थिक तंत्र एक ऐसा आर्थिक तंत्र है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपन ये भी बोल सकते हैं वर्चस्वकारी, क्योंकि अगर पैसे वाला है तो उसके हाथ में सब कुछ है। आज हमारे देश के अंदर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जो डालमिया, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास सब कुछ अपने स्वामित्व में है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्चस्वकारी आर्थिक तंत्र एक ऐसा आर्थिक तंत्र है जिसमें उत्पादन के सभी साधन, लाभ के लिए निजी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित और स्वामित्वाधीन होते हैं। देखिए, मैंने आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था बताई, उसमें और इसमें फर्क क्या है? देखिए, वापस लेके चल रहा हूं समाजवादी अर्थव्यवस्था में, यहाँ कारखाने, पूंजी, ये सब सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज के स्वामित्वाधीन होते हैं। और जबकि अगर आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की तो सभी साधन लाभ के लिए निजी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित और स्वामित्वाधीन होते हैं। वहां पर समाज के पास सरकार द्वारा और समाज के पास, और यहां निजी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित और स्वामित्वाधीन होते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद या स्वतंत्र व्यापार या स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी
कहती हैं। इस अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आई? निजी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित और स्वामित्वाधीन होते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और स्वतंत्र व्यापार या स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था कहती हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है? निजी संपत्ति का अधिकार। अब एक पूंजीपति कितनी भी निजी संपत्ति रख सकता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के पास जो भी संपत्ति होगी वो संपूर्ण राष्ट्र की होगी, न कि किसी निजी व्यक्ति की। जबकि यहां पर जो पूंजीवादी अगर अर्थव्यवस्था है तो पूंजीपति अपनी निजी संपत्ति रख सकता है, उसको उपक्रम की स्वतंत्रता होती है, आर्थिक चयन की स्वतंत्रता होती है, और उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। जबकि अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था में बात करो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रमुख उद्देश्य आर्थिक कल्याण होता है, न कि लाभ कमाना। यहां महत्वपूर्ण जो होता है वो उपभोक्ता होता है। मैन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें उपभोक्ता को ही मुख्य माना जाता है, क्योंकि उपभोक्ता होगा तभी वो व्यापार आगे चलेगा, तभी वो पूंजीपति आगे बढ़ेगा, और इसका क्योंकि उसका उद्देश्य लाभ कमाना है। उसके बाद यहां पर प्रतिस्पर्धा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा है, जबकि मैंने आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था बताई तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का कोई बोलबाला नहीं था। और वहां पर तो संपूर्ण समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो संपूर्ण क्रियाकलाप सरकार के हाथ में होते हैं, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो मैं एक बार पुनः वापस दोहरा रहा हूं कि निजी संपत्ति का अधिकार होता है, उपक्रम की स्वतंत्रता होती है, आर्थिक चयन की स्वतंत्रता होती है, लाभ का उद्देश्य होता है, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता होती है, प्रतिस्पर्धा और सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति मिलती है। और अगर अपन देखें तो बहुत से देश हैं जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, सिंगापुर, यहां पर केवल और केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही उपयोग किया जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, सिंगापुर, ये ऐसे कई देश हैं जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर भी अगर अपन ये कहें कि पूर्ण रूप से पूंजीवाद का प्रयोग किया जाता है तो ये उचित नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, ये नहीं होता। कोई भी कंट्री हो जहां पर अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो भी सरकारी हस्तक्षेप कुछ हद तक अपना वर्चस्व रखता है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से पूंजीवाद है, लेकिन जो लक्षण हैं इनमें से बहुत से नियम लक्षण मिलते हैं, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। तो मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझा दी, समाजवादी अर्थव्यवस्था समझा दी। अब मैं इन दोनों के मिक्सचर पे आपको लेके चलता हूं, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी कुछ दोष थे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ दोष थे। तो क्या किया गया? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। इस अर्थव्यवस्था में प्रयास किया गया कि एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिसमें क्या हो? नियंत्रित अर्थव्यवस्था हो और बाजार अर्थव्यवस्था, दोनों के आदर्श लक्षणों का समावेश करे। भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो गुण है उनका समावेश कर लो और समाजवाद में जो है उसको समावेश कर लो और इनके दोषों को दूर कर दो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी बहुत से गुण हैं, उनका समावेश कर लो, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी बहुत से गुण हैं, उनका समावेश कर लो, लेकिन इनमें जो दोष हैं उनको दूर कर दो, उन दोनों से मुक्त हो। तो यहां पर क्या बताया गया कि आपको कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में है क्या? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। जैसे मैंने आपको बताया ना, निजी और सार्वजनिक। अपन ने ऊपर केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी देखी और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी देखी।
अब समाजवादी का अपन ने समझा कि वो सार्वजनिक क्षेत्र की है, और जो केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था है यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसको अपने समझा कि वो पूंजीपति होगी। तो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र हो गए, उन दोनों का सह अस्तित्व है, दोनों को एक साथ जोड़ा गया। दूसरा, पूंजी निर्माण के प्रति प्रोत्साहन का आश्वासन दिया। ऐसा प्रयास किया गया कि पूंजी निर्माण के प्रति प्रोत्साहन, क्योंकि देखिए चाहे समाजवादी हो चाहे पूंजीवादी हो, अगर पूंजी निर्माण नहीं होगा तो आगे उस अर्थव्यवस्था को चलाना मुश्किल है। इसलिए पूंजी निर्माण के प्रति प्रोत्साहन का भी आश्वासन है। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता और चयन की स्वतंत्रता। उपभोक्ता, देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता थी, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को चयन की स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए यहां पर उपभोक्ता की प्रभुसत्ता भी है और चयन की स्वतंत्रता भी है। उसके बाद नियोजित अर्थव्यवस्था है, प्लानिंग के तहत सारा काम किया जाता है। उसके बाद क्षेत्रीय संतुलन विकास की आशा, प्रयास ये किया जाता है कि संतुलित विकास किया जाए, ऐसा ना हो कि अमीर ज्यादा अमीर होता जाए और गरीब ज्यादा गरीब होता जाए। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, दिक्कतें तो हैं ही। यहां पर भी मूल्यांकन की दोहरी प्रणाली है, अमीरों के हिसाब से अलग, गरीबों के हिसाब से अलग। और क्योंकि यहाँ पर पूंजीपति जो है वो अपने लाभ उद्देश्य के लिए काम करते हैं, जबकि सरकार है वो अपने सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करती है। निजी क्षेत्र में लाभ के आधार पर काम होता है और मांग और पूर्ति के आधार पर काम होता है। मांग और पूर्ति का एक वक्र बनता है। इस प्रकार से मांग ऋणात्मक जाती है और पूर्ति धनात्मक जाती है, और जिस पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, यहां पर कीमत का निर्धारण होता है। और यहां पर मांग का निर्धारण होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र में समाज कल्याण हेतु सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो ये दोनों जो बातें हैं वो यहीं पर स्पष्ट की जाती है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्यतया भारत जैसे देशों में, जो विकासशील देश है भारत, उन जैसे देशों में ये अपनाई जाती है। तो मैंने आज आपको ये 3 चीजों के बारे में अवगत करवा दिया है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है, अर्थव्यवस्था के आधार क्या है, और यानी यहां तक कंप्लीट करने के बाद में, यहां तक अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपके बुक का जो मैंने नोट्स भेजा है, फर्स्ट चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन शुरू होता है वो होता है केंद्रीय आर्थिक समस्याएं। ये अगले पोर्शन में, अगले वीडियो में मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। जब तक आप लोग, सभी से मेरा निवेदन है, वीडियो देखने के बाद जरूर लाइक करें, अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें आपके वीडियो देखे जाने का की सूचना अवश्य मिले। कोई भी परेशानी होने पर आप हमें बात से संपर्क करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।